मैं एक फीनिक्स हूँ। अंडे से निकलते ही मेरी माँ मुझे मुंह में पकड़कर सीधे हेवन रेल्म ले गई और वहाँ से इमॉर्टल फ्रूट चुरा लाई। ये नाइट एम्परर का खजाना है, ज्यादा खाओ। इतना कहकर वो खुद ही जल्दी जल्दी खाने लगी। बेचारी मेरे तो अभी टीथ भी नहीं आए थे, बस पेड़ पर लगे सारे पीच फ्रूट्स को देखती रही और मुंह चलाती रही। मेरी माँ डीमन वर्ल्ड में काफी फेमस है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। उसमें फीनिक्स जैसी रॉयल एलिगेंस बिल्कुल नहीं है। वो हर दिन या तो चोरी से कुछ खाती रहती है या कहीं भी बच्चे छोड़ आती है। इसी वजह से मेरा ब्लड लाइन बहुत मिक्स हो गया और पैदा होते ही मैं ह्यूमन फॉर्म में बदल गई। माँ काफी देर खाने के बाद मुझे देखती है। उसकी गोल्डन रेड टेल मेरे चेहरे को हल्के से छूती है। ये छोटा सा लाल बच्चा सच में मेरा है? इसके तो विंग्स भी नहीं है। वो मेरे गोल मटोल पेट को उंगली से दबाती है। मैं बहुत भूखी थी और जोर जोर से रोने लगी। माँ भी मुझे खाना ढूंढने ही वाली थी कि अचानक आसमान से एक जायंट गोल्डन हैंड नीचे गिरा और उसे जमीन पर दबा दिया। फिर से तुम छोटी फीनिक्स। आसमान से ठंडी आवाज आई। बादलों के बीच एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसके शरीर से बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा था। माँ तुरंत बोली, योर मैजेस्टी, इस बार मैं माफी मांगने के लिए गिफ्ट लाई हूँ। उस आदमी ने हल्का सा हाथ उठाया। गोल्डन हैंड तुरंत गायब हो गया। माँ ने मुझे उठाया और सीधे उसके हाथों में फेंक दिया। ये बच्ची आपकी कॉम्पेंसेशन है। इतना बोलते ही वो लाइट बनकर भाग गई। मैं हवा में लटक रही थी। मेरे छोटे छोटे पैर इधर उधर हिल रहे थे। वो आदमी मुझे ध्यान से देखने लगा। फीनिक्स बेबी, तुम्हारी माँ ने अच्छा कंपेंसेशन चुना है। मुझे फिर से भूख लगी और मैं रोने लगी। नाइट एम्परर ने मुझे ऑकवर्ड तरीके से सीने से लगाया। मैं इंस्टिंक्ट से उसके कपड़ों के अंदर घुसने लगी और दूध ढूंढने लगी। बदतमीज, मैं कैसे? उसके कान थोड़े लाल हो गए। वो जल्दी जल्दी मुझे अलग करने लगा। मैं और जोर से रोने लगी। तभी एक फेरी मेड बोली, योर मैजेस्टी, मुझे दे दीजिए। नाइट एम्परर ने तुरंत मुझे उसे दे दिया। दूध की स्मेल आते ही मैं चुप हो गई और जल्दी जल्दी पीने लगी। नाइट एम्परर साइड में खड़ा मुझे देखता रहा। उसने आदेश दिया, पता करो ये किस फीनिक्स क्लैन की है, कल इसे वापस भेज दो। 3 दिन बाद मुझे वापस लौटा दिया गया। योर मैजेस्टी, डीमन वर्ल्ड कह रहा है कि इसका ब्लड प्योर नहीं है। ये उनके फीनिक्स क्लैन की नहीं है। फिर से जांच करो। मैं उसी समय उसकी टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स चबा रही थी। मैंने सिर उठाया और मुस्कुरा दी। मेरे 2 छोटे छोटे मिल्क टीथ दिख रहे थे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मत खाओ। उसने पेपर खींच लिया, लेकिन मुझे एक इमॉर्टल फ्रूट दे दिया। मैं खुशी से उसे खाने लगी। अचानक मुझे छींक आई और फल का रस उसके कपड़ों पर गिर गया। हॉल में खड़े सारे इमॉर्टल्स शॉक में रह गए, लेकिन नाइट एम्परर ने बस एक क्लीन स्पेल किया और मेरे चेहरे को भी साफ कर दिया। ठीक है, अभी के लिए इसे यहीं पालते हैं। कुछ समय बाद मैं हेवन रेल्म में बहुत फेमस हो गई। नाइट एम्परर ने मेरा नाम रखा फेंग जिनहुआंग। ओल्ड लॉर्ड की एल्केमी रूम मेरी प्लेग्राउंड बन गई। लव गॉड की रेड फेड स्ट्रिंग्स मेरे टॉयज बन गए। फेरी मेड्स मेरे लिए छोटे छोटे ड्रेस बनाती थी। हेवन जनरल्स मुझे सीक्रेटली विंड कंट्रोल टेक्निक सिखाते थे। लेकिन जब भी दूध पीने का टाइम आता, नाइट एम्परर हमेशा मुझे मेड के पास भेज देता। एक दिन मैंने उसे पर्दे के पीछे छुप कर देखा। वो ध्यान से लिख रहा था कि मेड्स मुझे कैसे फीड करती हैं। मैंने सिर टेढ़ा करके पूछा, आप चोरी चोरी सीख रहे हो? वो तुरंत बोला, बकवास मत करो, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि मेड्स ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। ऐसे ही 30 साल बीत गए, लेकिन कभी कभी मैं दूर आसमान को देखती, मुझे माँ की याद आती। एक दिन मैं पेड़ पर बैठी थी। नाइट एम्परर अचानक बोला, शायद वो ईस्ट सी में हो या वेस्ट माउंटेन में स्प्रिट हर्ब्स चुरा रही हो। फिर उसने कहा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें उसे ढूंढने ले चलता हूँ। मैं खुशी से पेड़ से कूद गई। उसने मुझे पकड़ लिया। मैं हंसकर बोली, एम्परर, आप माँ से ज्यादा रिलायबल हो। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे लगा वो मुस्कुरा रहा है। हम ईस्ट सी पहुंचे। समुद्र की हवा नम और ठंडी थी। नीचे नीला पानी चमक रहा था। कभी कभी पानी के अंदर ड्रैगन शैडोज दिखाई दे रही थी। मैंने उत्साहित होकर पूछा, एम्परर, क्या माँ नीचे हो सकती है? वो बोला, ईस्ट सी ड्रैगन किंग तुम्हारी माँ को जानता है, शायद वो उसके बारे में कुछ बता सके। अगले ही पल हम ड्रैगन पैलेस के सामने खड़े थे। ड्रैगन किंग तुरंत अपने बेटों और पोतों के साथ बाहर आया। वो झुककर बोला, नाइट एम्परर के आने की खबर नहीं मिली, स्वागत में देर हो गई। मैं एम्परर के पीछे से झांक रही थी। तभी मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। उसने नीला रोब पहना था और उसकी आंखें एम्बर कलर की थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ड्रैगन किंग बोला, ये मेरे तीसरे बेटे हैं, आओबिंग। आओबिंग हंसकर बोला, फीनिक्स लिटिल सिस्टर, मैं तुम्हें कोरल गार्डन दिखाऊं? मैं हाँ कहने ही वाली थी। तभी अचानक मेरी कमर के पास किसी का हाथ आ गया। नाइट एम्परर ने मुझे अपने पास खींच लिया। वो बोला, पहले काम की बात कर लेते हैं। ड्रैगन किंग तुरंत समझ गया। एम्परर, कृपया मेन हॉल में चलिए। फिर उसने एओबिंग से कहा, तुम इस छोटी फीनिक्स को साइड हॉल में ले जाओ और स्नैक्स खिलाओ। मैं एओबिंग के साथ चल पड़ी, लेकिन कुछ कदम बाद अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने मुड़कर देखा, नाइट एम्परर था। उसने मेरे हाथ में एक छोटा मैजिक पाउच दिया। ये वाटर अवॉइडिंग पर्ल है, ताकि तुम्हारे कपड़े गीले न हो। ऑनबिंग उस पर्ल को देखकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वो बहुत रेयर डिवाइन ट्रेजर था। साइड हॉल में ऑनबिंग मुझे तरह तरह की स्नैक्स दिखाने लगा। मैं क्रिस्टल केक खाने ही वाली थी। तभी बाहर कुछ लोग बातें कर रहे थे। सुना है नाइट एम्परर एक छोटी फीनिक्स लेकर आए हैं। हाँ, अभी तो थर्ड प्रिंस उसे साइड हॉल में ले गया है। थर्ड प्रिंस लड़कियों को इम्प्रेस करने में एक्सपर्ट है। मैं सुनने में इतनी बिजी थी कि केक मेरे कपड़ों पर गिर गया। आओ बिंग तुरंत पास आया। उसने मुझे एक सिल्क क्लॉथ दिया। मेरे पास और भी टेस्टी स्नैक्स हैं, ट्राई करोगी? तभी अचानक डोर खुला। नाइट एम्परर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजर सीधा मेरे कपड़ों पर गई। वो धीरे धीरे अंदर आया। उसने उंगली से हल्का सा स्पेल किया। मेरे कपड़ों के दाग तुरंत गायब हो गए। फिर उसने एओ बिंग से कहा, थर्ड प्रिंस का बहुत धन्यवाद, लेकिन इस बच्ची का स्टमक कमजोर है, ये कोल्ड सी फूड नहीं खा सकती। आओ बिंग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मुझसे गलती हो गई। ड्रैगन पैलेस से निकलते समय ड्रैगन किंग ने कहा, मैंने हाल ही में तुम्हारी माँ को नहीं देखा, लेकिन शायद वेस्टर्न बुद्धा रियल में उसके बारे में खबर मिले। मैंने रास्ते में एम्परर से पूछा, आज आप थोड़े अजीब बिहेव कर रहे थे? वो बोला, कहाँ अजीब? मैं बोली, पहले पर्ल दिया, फिर अचानक साइड हॉल में आ गए। वो थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें लोगों की नजर समझ नहीं आती। मैंने नाराज होकर कहा, मैं 30 साल की हूँ,
वो बोला। फिनिक्स के हिसाब से अभी भी बच्ची हूँ। फिर उसने पूछा, वेस्टर्न बुधा रेल्म देखना चाहोगी? वहाँ बोधी फ्रूट्स बहुत टेस्टी होते हैं। मैं तुरंत बोली, हाँ। वेस्टर्न बुधा रेल्म सोने की रोशनी से ढका हुआ था। हवा में हल्की हल्की चांटिंग की आवाज गूंज रही थी। जब हम पहुंचे, कई बोधिसत्व एक साथ मंत्र पढ़ रहे थे। उनमें से एक ने एम्परर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एम्परर सही समय पर आए हैं। ये छोटी बच्ची कौन है? नाइट एम्परर शांत स्वर में बोले, मेरे घर की छोटी फीनिक्स है, दुनिया दिखाने लाया हूँ। जैसे ही उन्होंने मेरे घर की फीनिक्स कहा, कुछ बोधिसत्व एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराए। एक ने कहा, सुना है फीनिक्स का असली रूप बहुत सुंदर होता है, क्या हम देख सकते हैं? मैंने एम्परर की तरफ देखा। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने घूमकर अपना ट्रू फॉर्म ले लिया, एक छोटी गोल्डन रेड फीनिक्स। मेरे पंख चमक रहे थे और लंबी पूंछ रोशनी की तरह लहरा रही थी। बोधिसत्व सब एक साथ बोले, अद्भुत। फिर मैं वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गई। तभी क्षितिगर्भा बोधिसत्व बोले, छोटी फीनिक्स, क्या तुम जिंगयुआन माउंटेन गई हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं। उन्होंने कहा, वहाँ एक 3 लाइफ मिरर है, उसमें तुम अपना पास्ट लाइफ और फ्यूचर फेट देख सकती हो। मेरी आंखें चमक उठी। सच में? मैं तुरंत एम्परर की तरफ मुड़ी। हम वहाँ जा सकते हैं? उन्होंने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर बोले, अगर तुम जाना चाहती हो तो चलते हैं। जिंगयुआन माउंटेन हमेशा बादलों से ढका रहता था। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल एंशिएंट ब्रॉन्ज मिरर खड़ा था। उसके चारों तरफ पुराने रंज बने हुए थे। मैं उत्साहित होकर आगे भागी। सुना है इसमें खड़े होकर पास्ट लाइफ दिखता है। और क्या दिखता है? एम्परर ने धीरे से कहा, और तुम्हारा डेस्टिन्ड पर्सन भी। मैं तुरंत मिरर के सामने खड़ी हो गई। पहले मिरर बिल्कुल शांत था, फिर उसकी सतह पर हल्की रिपल्स बनने लगी। धीरे धीरे एक दृश्य उभरा। फूलों के बीच एक छोटी फेरी उड़ रही थी। उसके ट्रांसपेरेंट विंग्स थे। मैं खुशी से बोली, वाह, ये मेरा पास्ट लाइफ है। कितनी क्यूट फेरी थी मैं। एम्परर हल्का सा मुस्कुराए। तो तुम्हारा पास्ट लाइफ एक फेरी था? मैंने जल्दी से पूछा। और मेरा डेस्टिन्ड पर्सन? मिरर का दृश्य बदलने लगा, लेकिन इस बार सिर्फ धुंध दिखाई दी। उस धुंध में किसी इंसान की हल्की सी परछाई थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। मैं हैरान होकर बोली, अजीब है, ये साफ क्यों नहीं दिख रहा? एम्परर ने धीरे से कहा, क्योंकि अभी सही समय नहीं आया। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन उस समय उनका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। मिरर में उनका रिफ्लेक्शन भी दिख रहा था। एक पल के लिए उनका रिफ्लेक्शन उस धुंधली परछाई के साथ ओवरलैप हो गया। मैंने पूछा, एम्परर आपको क्या दिखा? उन्होंने तुरंत कहा, अब वापस चलना चाहिए। पहाड़ से नीचे उतरते समय वो पूरे रास्ते चुप रहे। मैंने कई बार उनकी तरफ देखा। उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। मैंने उनका स्लीव खींचा। एम्परर आप नाराज हो? वो रुक गए। उन्होंने मेरे बालों की एक लट कान के पीछे कर दी। नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि तुम्हारी माँ को अगली जगह कहाँ ढूंढे। मैं मुस्कुराकर बोली, अगर माँ नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, आप है ना। फिर थोड़ा रुक कर मैंने कहा, लेकिन मैं सच में उनसे मिलना चाहती हूँ। कुछ समय बाद हम ह्यूमन वर्ल्ड पहुंचे। यहाँ की धूप हेवन से अलग थी, गर्म और जिंदा। मैं एम्परर के क्लाउड पर बैठी थी और हवा को सूंघ रही थी। अचानक मेरी नाक हिली। कैंडीड हॉथॉर्न, रोस्टेड स्वीट पोटैटो। मैं उत्साहित होकर बोली, एम्परर आपको भी स्मेल आ रही है? उन्होंने शांत होकर कहा, पहले तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। हम एक बड़े और शानदार मैंशन के सामने पहुंचे। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, फीनिक्स रेसिडेंस। एम्परर ने उसे देखकर कहा, हाँ, ये टेस्ट सच में तुम्हारी माँ जैसा है। जैसे ही हम अंदर गए, अंदर से हंसी की आवाज आई। हमने हॉलवे पार किया और जो दृश्य सामने था उसे देखकर एम्परर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मेरी माँ एक लग्जरी काउच पर लेटी हुई थी। एक आदमी उसे ग्रेप्स खिला रहा था, दूसरा उसके पैर दबा रहा था और आसपास 5-6 और हैंडसम आदमी खड़े थे। कोई म्यूजिक बजा रहा था, कोई वाइन डाल रहा था, कोई पंखा चल रहा था। मैं चिल्लाई, माँ। मेरी माँ ने सिर उठाया। उसकी गोल्डन रेड आंखें चमकी। वो तुरंत उठी और मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन एम्परर को देखकर अचानक रुक गई। फिर मुस्कुराकर बोली, अरे एम्परर भी आए हैं। एम्परर का चेहरा बिल्कुल डार्क हो चुका था। माँ ने मुझे और एम्परर को बारी बारी देखा, फिर अचानक बोली, बेटी क्या तुम एम्परर के साथ इलोप्ड हो गई? एम्परर तुरंत बोले, बकवास मत करो, तुम्हारी बेटी तुम्हें याद कर रही थी, इसलिए मैं उसे तुम्हें ढूंढने लाया। माँ ने राहत की सांस ली। ओह, मुझे लगा आप 30 साल पहले का हिसाब लेने आए हैं। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा। अरे तुम अभी भी इतनी छोटी क्यों हो? एम्परर तुम्हें खाना नहीं खिलाते क्या? मैंने गर्व से कहा, मैं रोज बहुत खाती हूँ, ओल्ड लॉर्ड के एलिक्सिर पिल्स भी खाती हूँ। एम्परर ने कहा, अब जब तुम्हारी माँ मिल गई है तो कुछ समय इसके साथ रहो, अगर चाहो तो मैं अगला हिस्सा भी दे सकता हूँ। मेरी माँ तुरंत सीधी खड़ी हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं एम्परर, ये यहाँ जितना चाहे रह सकती है। मैंने एम्परर की तरफ देखा। आप जा रहे हो? वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। फिर उन्होंने अपनी स्लीव से एक रिंग निकाली। उस रिंग में छोटे छोटे स्टार्स जड़े हुए थे। उन्होंने वो मेरे हाथ में रख दी। इसके अंदर कुछ छोटे टॉयज हैं, जब भी बोर्ड हो खेल लेना। मैंने क्यूरियोसिटी से रिंग के अंदर झांका और मैं चौंक गई। उसके अंदर एक पूरा स्मॉल वर्ल्ड था। उसमें बहुत सारे ट्रेजर्स, रेयर हर्ब्स, मैजिक टूल्स और डिवाइन आइटम्स पड़े थे। ये तो हेवन के ट्रेजर वॉल्ट से भी ज्यादा था। फिर उन्होंने एक और चाम दिया, अगर तुम किसी डेंजर में हुई मुझे तुरंत पता चल जाएगा। मेरी माँ बगल में खड़ी हंस रही थी। अरे एम्परर, आपने तो आधा हेवन ही दे दिया। एम्परर खड़े हुए। उन्होंने मुझे आखिरी बार देखा, फिर अचानक मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी बाहें हमेशा की तरह वार्म थी। उन्होंने मेरे कान के पास धीरे से कहा, अच्छी बच्ची बनकर रहना। अगले ही पल वो गोल्डन लाइट बनकर आसमान में गायब हो गए। मैंने अपने हाथ में पकड़ी रिंग को देखा। पता नहीं क्यों मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई। माँ हंसते हुए बोली, बेटी तुमने तो तीनों लोगों के सबसे मुश्किल आदमी को
को अपना बना लिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली मजा क्या होता है। समय तेजी से गुजर गया। 130 साल बीत गए। अब हम ह्यूमन वर्ल्ड में रहते थे। मैं हमारे घर की छत पर बैठी थी। मैं गिन रही थी। माँ को घर छोड़े हुए 17 दिन और 3 घंटे हो चुके थे। मैं बाजार से लाया हुआ स्वीट केक खा रही थी। माँ एक नोट छोड़कर गई थी। उसमें लिखा था, मैं साउथ सी जा रही हूँ एक सिंगिंग पर्ल ढूंढने। मैंने साई किया। माँ भी ना। तभी नीचे से आवाज आई, किस घर की लड़की छत पर बैठी है। मैंने मुंह बनाया और नीचे कूद गई। माँ हमेशा कहती थी ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत रूल्स होते हैं, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता था। कम से कम हेवन जितना बोरिंग नहीं था। घर के अंदर जाते ही मैंने फ्लोर पर पड़े कई मैजिक पाउचेस देखे। ये सब एम्परर ने मुझे सालों पहले दिए थे, लेकिन अब उनमें से आधे खाली थे, क्योंकि माँ ने उनसे कभी वाइन खरीदी, कभी गैम्बलिंग की और एक बार तो एक घोड़ा भी खरीद लिया। वो घोड़ा अगले दिन ही माँ को नदी में गिरा गया। माँ हमेशा कहती, एम्परर ने दिया है तो इस्तेमाल भी करो। फिर वो मुझे एक कैंडी खिलाकर चुप करा देती। मैंने एक पाउच उठाया। इसमें पहले हेवन रिवर वाटर पर्ल हुआ करता था। अब उसमें सिर्फ थोड़ी रेत बची थी। 130 साल एक छोटी फीनिक्स के बड़े होने के लिए काफी होते हैं, और कुछ यादों को धुंधला होने के लिए भी। कभी कभी मैं हेवन वापस जाना चाहती थी। 50 साल पहले माँ मुझे साउथ हेवन गेट भी ले गई थी, लेकिन गेट गार्ड्स ने कहा नाइट एम्परर बाहर के रिल्म्स में युद्ध करने गए हैं, वो कब लौटेंगे पता नहीं। माँ ने तब मुझसे कहा, देखा एम्परर तुम्हें भूल चुके हैं, वो हेवन के रूलर हैं, उनके पास एक छोटी फीनिक्स को याद रखने का टाइम नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैंने एम्परर की दी हुई रिंग निकाली, उसके अंदर रखे सारे ट्रेजर्स बाहर निकाले, फिर वापस रख दिए। सबसे नीचे एक गोल्डन ड्रैगन स्केल रखा था। ये वही स्केल था जो ईस्ट सी में एम्परर ने मेरे कॉलर से हटाया था। अगले दिन मैंने उसे नेकलेस बना लिया और तब से कभी नहीं उतारा। एक दिन शाम को मुझे बहुत भूख लगी। मैंने माँ के छोड़े हुए कॉइन्स उठाए और बाहर निकल गई। हमारे टाउन का सबसे बिजी एरिया था वेस्ट स्ट्रीट। मैं सीधे जैंग नूडल शॉप में घुस गई। दुकानदार हंसकर बोला, फीनिक्स गर्ल फिर आ गई, तुम्हारी माँ कहाँ है। मैंने कहा, पर्ल ढूंढने गई है, मुझे एक बाउल प्लेन नूडल्स दे दो। मैं नूडल्स खा ही रही थी कि अचानक सड़क पर हलचल होने लगी। कई लड़कियां भागती हुई जा रही थी। उनमें से एक की सिल्क स्कार्फ उड़कर मेरे बोल में गिर गई। मैंने कहा, अरे मेरी नूडल्स। लड़की हंसते हुए बोली, सॉरी फीनिक्स गर्ल, टीचर बाई की क्लास खत्म हो गई है, देर हो गई तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मैंने होंठ सिकोड़ ली। ये वही नया टीचर था जो कुछ दिन पहले टाउन में आया था। सुना था वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत हैंडसम भी, इसलिए टाउन की सारी लड़कियां उसकी क्लास में जाती थी। माँ ने भी मुझे उसे देखने भेजना चाहा था, लेकिन मैंने उसे ब्रूम लेकर घर से भगा दिया। नूडल्स खत्म करने के बाद पता नहीं क्यों मैं भी उस भीड़ के पीछे चल पड़ी। स्कूल के कोर्टयार्ड में बहुत भीड़ थी। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी। मैं वापस जाने ही वाली थी, तभी अंदर से आवाज आई, आज हम शान है जिंग में फीनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरे कान खड़े हो गए। मैं तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गई। तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी ग्रीन रोब पहने हुए, बाल जेड हेयर पिन से बंधे हुए, वो स्टोन बोर्ड पर लिख रहा था, फिनिक्स हर 100 साल में रिबर्थ लेती है। मैं थोड़ा और झुककर देखने लगी। तभी क्रैक, पेड़ की डाल टूट गई। मैं नीचे गिरने लगी। रिफ्लेक्स में मैं विंग्स खोलने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले किसी ने मुझे पकड़ लिया। एक नरम आवाज आई, सावधान यंग लेडी। मैंने ऊपर देखा। एक आदमी मुझे पकड़े हुए था। उसकी आंखों में हल्की गोल्डन लाइट चमक रही थी। चारों तरफ लड़कियां हक्का बक्का रह गई। मैं जल्दी से उसकी बाहों से उतर गई। मेरा चेहरा गर्म हो गया था। वो मुस्कुराया। लगता है यंग लेडी को फीनिक्स स्टोरी में काफी इंटरेस्ट है। भीड़ में से कोई हंसा। फिनिक्स गर्ल को क्या पता किताबों का। टीचर बाई ने कहा, कल हम ईस्ट सी स्टोरीज पढ़ेंगे, अगर चाहो तो तुम मेरी असिस्टेंट बन सकती हो। मैंने उसके हाथ को 3 सेकंड तक देखा, फिर अचानक मुड़ी और भाग गई। 2 गलियां पार करने के बाद मैं रुक गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात मैंने सपना देखा, मैं हेवन में थी, पीच गार्डन के पेड़ों के बीच। नाइट एम्परर मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया। मैं उनकी तरफ कूदी, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंची, उनका चेहरा बदल गया और वो टीचर बाई बन गए। और तभी मुझे पहली बार महसूस हुआ, शायद मेरी कहानी अभी शुरू ही हुई थी।